प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। प्रधानमंत्री जापान में G7 के साथ क्वाड की बैठक में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन से इतर जापान सहित कई देशों के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। जापान के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 में भारत की मौजूदगी को बताया सार्थक। दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए जताई उत्सुकता। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की मांग की मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। सुप्रीम कोर्ट को मिले दो और नए जज, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और वरिष्ठ वकील KV विश्वनाथन ने न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। खेल की खबरों में IPL में आज होने वाले मुकाबले में राजस्थान और पंजाब होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की रेस से दोनों टीमें लगभग पहले ही हो चुकी हैं बाहर। और 14 बार के फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल ने चोट के चलते प्रतियोगिता से लिया नाम वापस। 19 साल के टेनिस करियर में पहली बार फ्रेंच ओपन नहीं खेलेंगे नडाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री आज से 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक और फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के तीसरे सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला चरण होगा जापान, जहां वो हिरोशिमा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। G7 की बैठक में परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य और विकास के साथ ही डिजिटाइजेशन और विज्ञान तथा तकनीक पर विशेष चर्चा होगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। India's participation at the G7 summit in Tokyo would be structured around 3 formal sessions. 2 of them would be held on 20th of May and the third one on the 21st. The 2 structural sessions on the 20th are, first one that relates to food, health, development and gender equality. The second session is on climate, energy and environment. And the third session on 21st of May is titled Towards Peaceful, Stable and Prosperous World. प्रधानमंत्री जापान में ही क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। पहले ये बैठक ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक में न आने के फैसले की वजह से यह फैसला किया है। दरअसल बाइडेन इस समय अमेरिका में कर्ज की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के मुद्दे को सुलझाने में जुटे हैं। उन्होंने अगले हफ्ते के अपने विदेश दौरे स्थगित कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि जगह भले बदल गई है, लेकिन एजेंडा वही है। The visit of Honorable Prime Minister to Australia comes
as you all know, within just 2 months of the state visit of Prime Minister Albanese to India in March this year. The first India-Australia annual summit was held during the visit in Delhi on 10th of March, and Prime Minister Modi's last visit to Australia was in November 2014. We expect, and it's also our objective, that the visit to Australia will reinforce the strong priority attached by India and Australia to our bilateral relationship. पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा जापानी प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे, तो साथ ही सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री अपने काउंटर पार्ट्स G7 मुल्कों से, इनवाइटेड पार्टनर कंट्रीज से, उनसे भी मुलाकातें करेंगे। G7 प्राइमरीली एक आर्थिक समूह के तौर पे शुरू हुआ था, पर अब ये इंक्रीजिंगली जो वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, डेवलपमेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का रेस्टोरेशन, इन मुद्दों पर भी विचार विमर्श करता है। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस संगठन की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप शामिल हैं। इसमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, सामोआ, सोलोमन, प्रायद्वीप जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की विभिन्न कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और वहां स्थित भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। आर्थिक क्षेत्र हैं, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के क्षेत्र हैं, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के क्षेत्र हैं, इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से क्वाड देश अपना सहयोग और आगे बढ़ाएं, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, वो सारे के सारे मुद्दे अब जो है हिरोशिमा में, यदि इस क्वाड शिखर वार्ता का समय से आयोजन हो पाता है, तो उसमें वो पूरी तरह से डिस्कस किए जाएंगे। सिडनी में शिखर वार्ता का ना हो पाना और उसका अब हिरोशिमा में होना, वो एक प्रकार से वेन्यू में तो चेंज है, लेकिन जो सहयोग की जो मुख्य भूमिका है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं आएगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये दौरा न केवल क्वाड और G7 की बैठकों के लिहाज से, बल्कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम होगा। हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होने से पहले अपना वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान में प्रधानमंत्री किशिदा से फिर से मिलना खुशी की बात होगी। G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से सार्थक है, क्योंकि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। G7 देशों और अन्य आमंत्रित भागीदारों के साथ दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर सामूहिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। जापान से मैं पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी का भी दौरा करूंगा। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की संयुक्त रूप से मेजबानी करूंगा। सम्मेलन के अलावा पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं के साथ अपनी द्विपक्षीय बातचीत के लिए उत्सुक हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री अल्बनीजे के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की यात्रा करूंगा। द्विपक्षीय बैठक के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का अवसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के कई CEOs और बिजनेस लीडर्स के साथ भी संवाद होना है। सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से मिलूंगा।
तो जापान का शहर है हिरोशिमा, जहां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम किशिदा ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के तहत सुनक के लिए रात्रि भोज का भी आयोजन किया। इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा फुमियो ने उनका और अन्य G7 नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आप देख सकते हैं कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो भी पहुंचे हैं इस पीस मेमोरियल में, उनका स्वागत करते हुए फुमियो किशिदा। तो शिखर सम्मेलन से पहले यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य G7 नेताओं ने जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में पीड़ितों के लिए पुष्पांजलि अर्पित कर प्रार्थना की। ये म्यूजियम 1945 में परमाणु बमबारी की वजह से हुई तबाही के मद्देनज़र दुनिया को परमाणु हथियारों की भयावहता और अमानवीय प्रकृति से अवगत कराता है। ये पहली बार है कि सभी G7 नेताओं ने एक साथ म्यूजियम का दौरा किया। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद G7 के नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में पौधे भी लगाए। और अब बात ज्ञानवापी की, जहां मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की मांग की है। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर आदेश दिया था, जिसमें एएसआई ने कोर्ट में कहा था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर अपील की कि किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष को भी सुने। सुप्रीम कोर्ट को आज 2 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथ ने आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उन दोनों जजों को शपथ दिलाई। जस्टिस प्रशांत कुमार इससे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम के तहत प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर ईडी के पूरक आरोप पत्र पर आज सुनवाई होनी है। ईडी ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूरक आरोप पर विचार को लेकर सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी। रक्षा मंत्रालय के लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। वर्तमान में 1,06,800 करोड़ रुपए है, जिसकी और अधिक होने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में आंकड़ा 95,000 करोड़ रुपए की तुलना में 12% से अधिक है। सरकार रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। आपूर्ति श्रृंखला में MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई नीतिगत सुधार किए गए। इन नीतियों के कारण देश में रक्षा औद्योगिक विनिर्माण परिस्थिति से जुड़े तंत्र को बढ़ावा मिलने के साथ ही
रोजगार के जबरदस्त अवसर पैदा हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल। जी हाँ, स्वदेश उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल कर देश में आज पहली बार पुणे से दिल्ली के लिए यात्री विमान ने उड़ान भरी। एयर एशिया फ्लाइट 15767 फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एविएशन ही नहीं बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी फायदेमंद होगा। बता दें कि स्वदेश निर्मित बायोजेट फ्यूल के 1% तक मिश्रण की योजना पर काम चल रहा है। जैव ईंधन सम्मिश्रण को बढ़ावा देकर आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। In the year 2006, when I went to Brazil as ambassador, we were trying to emulate Brazil at that stage. We wanted to do 5% blending. We couldn't. In 2014, we were only at 1.4% blending. And along came Modi ji, set a target of 10% blending by November 22. We did that 5 months in advance. We had a target of 20% blending by 2030. We did that, or will do that 5 years in advance. We already have E20 blended fuel in our automobiles available in about 100 places in the country. With the involvement of our private sector, with our OMCs, we are confident that we can make this 1% a norm. After that, we take it to 4 or 5% depending on the kind of calculation we do in terms of feedstock availability. And I have no doubt that this development in sustainable aviation fuel will have fantastic benefits for our agricultural sector also. G20 शिखर सम्मेलन से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर CRPF कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। CRPF कमांडो ने डल झील पर विशेष अभ्यास किया। इससे पहले श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों के साथ NSG के जवानों ने सुरक्षा स्थिति को लेकर अभ्यास किया था। बिहार में महिलाओं ने वट सावित्री व्रत के अवसर पर पूजा अर्चना की। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस अवसर पर भगवान विष्णु और वट वृक्ष की उपासना की जाती है। और अब खबर दलाल स्ट्रीट से। वैश्विक बाजारों से मिल रहे मजबूती के संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन दबाव की स्थिति नजर आ रही है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र की शुरुआत भले ही मजबूती के साथ हुई हो, लेकिन बाजार खोलते ही बिकवाली का दबाव बन जाने की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 घंटे की अगर बात की जाए तो कारोबार शुरू होने के बाद सेंसेक्स में 0.18%, निफ्टी में 0.26% की कमजोरी के साथ वो कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। अभी तक के कारोबार में IT सेक्टर के शेयरों में तेजी का रुख। शुरुआती 1 घंटे के कारोबार के बाद जो स्टॉक मार्केट है उसके दिग्गज शेयरों में से HCL टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS में करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ साथ वो कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर हीरो मोटोकॉर्प, UPL, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हिंडाल्को, ITC भी 2% की बढ़त कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात आयुष्मान भारत की। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना आदिवासी बाहुल्य जिला कोरबा के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 243 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नयन कर यानी उन्नत बनाकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है, जिसका सीधा फायदा लोगों को मिल रहा है। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये रिपोर्ट।
आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिले कोरबा में ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। कोरबा जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 243 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। इन सेंटरों में अब ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के 7 प्रकार के ब्लड टेस्ट करने के अलावा बीपी, शुगर और कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जा रही है और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का समय पर उपचार किया जा रहा है। कोरबा के कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि आकांक्षी जिले कोरबा का अधिकांश हिस्सा वनांचल क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ रहने वाले परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। हेल्थ के इश्यूज एक चैलेंज के रूप में रहता है, तो इस समय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अपने यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्तमान में 243 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं जो कि फंक्शनल हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये चूँकि बिल्कुल ग्रास रूट और इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, इनसे बहुत बड़ी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उनको इनका लाभ मिल रहा है। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि विगत 2 वर्षों में लगभग 2.5 लाख लोगों को, इससे मरीजों को इससे सीधे लाभ मिला है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर करतला विकासखंड के रामपुर और मधवानी में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जब इस योजना की हकीकत जानने का प्रयास किया गया तो यहाँ इलाज करा रहे ग्रामीणों ने बताया कि वनांचल क्षेत्र होने के कारण पहले किसी भी बीमारी या प्रसव के कारण करतला या फिर शहर जाना बड़ी समस्या थी। गाड़ी की सुविधा नहीं होने पर मरीज की जान खतरे में पड़ जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव के स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने के बाद सारी सुविधाएं उन्हें गांव में ही मिल रही हैं। गर्भवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराने के साथ ही इन सेंटरों में संचालित लैब में खून और पेशाब की जांच कर गंभीर बीमारी का समय पर पता लगाने के साथ साथ बेहतर उपचार लाभ भी मिल रहा है। बहुत दिक्कत होता था, करतला जाना पड़ता था, कोरबा जाना पड़ता था। अभी बहुत सुविधा है, बीपी जांच, शुगर और गर्भवती महिला को भी यहीं जांच कराते हैं, खून, पेशाब, बहुत सारे जांच हो जाते हैं यहाँ। बहुत फायदा होते, हर मरीज के इलाज होते और गर्भवती मन के पूरा जांच होते, खून टेस्ट होते, बीपी शुगर के चेक होते, गोली मांदी मिलत है। बहुत अच्छी पहल है क्योंकि मधवानी गांव से भी बहुत इंटीरियर क्षेत्र कहलाता है और यहाँ जब से ये HWC खुला है तब से स्टाफ भी में बढ़ोतरी हुई है और बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ गई है, तो बहुत अच्छी पहल है शासन की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों को लगातार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नयन कर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मिल रहा है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मिल रहा है। कोरबा से विजय कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। किरेन रिजिजू ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। रिजिजू को कल ही पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पहले उनके पास कानून मंत्रालय का प्रभार था। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही रोचक मंत्रालय है और आज के युग में काफ़ी उपयोगी मंत्रालय साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विकसित भारत बनाने का जो सपना है उसमें इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। से मैंने ब्रीफली नए मंत्रालय का बारे में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस भूविज्ञान का मैंने पता लगा कि जो कुछ जाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिनिस्ट्री और आज के युग में बहुत ही उपयोगी मंत्रालय मुझे दिखाई दिया और जो मैंने महसूस किया यहाँ बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसमें मैं सीधा देख सकता हूँ इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत कुछ हिमालय से लेकर के नॉर्थ पोल, साउथ पोल से लेकर हमारे जो पूरे पृथ्वी का बारे में, खास करके हमारे सागर
की तरफ बहुत इसका काम करने का क्षेत्र है। वो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, बात रूस और यूक्रेन की, जिसके बीच जारी जंग को लेकर अमेरिका और G7 देशों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। अमेरिका ने रूस की लगभग 70 कंपनियों और संगठनों को ब्लैक सूची में डाल दिया। इन प्रतिबंधों में अमेरिका ने रूसी कंपनियों और बैंकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इसके साथ ही युद्ध में शामिल कई वस्तुओं को व्यापक रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं ब्रिटेन ने रूस के खनिज क्षेत्र के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। ब्रिटेन ने रूस के हीरे, तांबे, एल्युमिनियम समेत कई धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। खबर अर्जेंटीना से, जहां महंगाई और अस्थिर आर्थिक हालात के कारण लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रोजगार की मांग को लेकर भी अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक विकास मंत्रालय तक मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि खाद्यान्नों की कमी से देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। सूखे के कारण अनाज की पैदावार में कमी आई। अर्जेंटीना इस समय मुद्रा संकट के साथ साथ उच्च महंगाई दर से भी जूझ रहा है। वहीं ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अमेरिका ने ईरान से फांसी की सजा नहीं देने का आह्वान किया। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता ने कहा कि फांसी की सजा देना मानवाधिकारों का अपमान होगा। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान से हत्याओं को रोकने, मुकदमों को बंद करने और लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। ईरान में हिजाब को लेकर पिछले साल ही विरोध प्रदर्शन लगातार हम जारी है देख रहे हैं और ईरान के नेताओं ने इन प्रदर्शनों को दंगा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे विदेशी देशों का हाथ है। उन्होंने सुरक्षा बलों को आदेश दिया कि इस तरह के प्रदर्शन करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। बात IPL की, जहां आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच धर्मशाला में मैच खेला जाएगा। पंजाब किंग्स को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 15 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स को पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 112 रन से शिकस्त मिली। राजस्थान रॉयल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ छठे और पंजाब किंग्स 12 अंकों के साथ 8वें पायदान पर। दोनों ही टीमें प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर, लेकिन सीजन के आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज कर टीम की उम्मीदें मजबूत रखना चाहेंगे। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल चोट के कारण फ्रेंच ओपन से अब हट गए हैं। उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने उम्मीद ये जताई कि 2024 उनके पेशेवर करियर का अंतिम सत्र होगा। क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 खिताब जीतने वाले नडाल 2005 में इस टूर्नामेंट में पदार्पण के बाद पहली बार इसमें नहीं खेल पाएंगे। नडाल ने फ्रेंच ओपन में 18 बार हिस्सा लेते हुए 112 मैच जीते और उन्हें सिर्फ 3 बार हार का सामना करना पड़ा, जो किसी भी एक ग्रैंड स्लैम में महिला और पुरुष वर्ग में एक विश्व रिकॉर्ड है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।